हर्षवर्धन जी, ये जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, इसका अगर हकीकत में देखें तो दुनिया में जिस तरह का असर पड़ा पूरी इकोनॉमी पे, हर देश पे, चाहे यूएस ही क्यों ना हो, हर जगह स्थिति खराब है। और अगर ईरान युद्ध नहीं रुका, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा, तो स्थिति और नाजुक होगी, वो किसी से छुपा नहीं है। जो अवश्यंभावी है उसी को राजनीतिक चश्मे से या राजनीतिक पैजामे में पहना करके राहुल गांधी ने बयान किया है। क्या कहना सही होगा? देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को दीपक झा जी खुश हो जाइए, तारीफ कर रहे हैं हर्षवर्धन जी। उनसे जवाबदेही मांगना। हर्षवर्धन सिंह ये मखमल के झाड़ू होते हैं ना, वो झाड़ू चला रहे हैं, तो ये इनसे कहाँ तारीफ सुनेंगे भाई साहब। ये ठीक है, इनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। हर्षवर्धन जी बोलिए। मैंने अपने अभिव्यक्ति बताया आपको कि ये पत्रकार हैं, ये भारत के पत्रकार हैं सर। ये नरेंद्र मोदी जी से सवाल नहीं करेंगे, विपक्ष से सवाल करेंगे, इसलिए इनका स्वागत है। हर्षवर्धन जी। लक्ष्मण जी, मुझे बोलना है या दीपक झा को बोलना है? नहीं, आपको बोलना, दीपक झा को चुप करा दिया है। तो अगर मुझे बोलना है तो दीपक झा को फ्रेम में काटने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि बेतुकी बात अगर करनी है तो फिर दीपक झा को 2 मिनट और दीजिए। ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। हाँ, आप ठीक, आप बोलिए। मैं अपनी बात करता हूँ, बेतुकी बात बीच में नहीं करने दीजिएगा, मेरा निवेदन है। मैं दूसरा के बीच में बोलता नहीं। हाँ। राहुल गांधी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों धन्यवाद जानते हैं? क्योंकि अगर इस देश में राहुल गांधी नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी क्यों हैं? कैसे पता चलेगा कि तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी को देश ने क्यों चुन लिया? ये पता चलने के लिए कोई तो पैमाना होना चाहिए ना। ये कहा जाता है ना कि जब तक आपके सामने कोई एक पैमाना नहीं रखा हो तब तक आप नहीं समझते कि उससे बेहतर हुआ कि नहीं हुआ। राहुल गांधी इस देश में देश को कमजोर करने का स्थायी भाव। भारतवर्ष में ऐसा कोई नेता विपक्ष नहीं हुआ जिसने संसद के सामने खड़ा होकर कहा हो कि आवर इकोनॉमी इज डेड। वो भी कब? जब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही थी। कोई नेता विपक्ष नहीं हुआ। अगर वो ये बताते, कुछ फैक्ट के साथ आते, कुछ चीजें बताते कि ये गड़बड़ हो रही है, ये ऐसी चीजें हैं, तो उनको स्वीकार किया जाता। लेकिन ना, उस वक्त उनको ट्रंप के साथ खड़ा होना था। आवर इकोनॉमी इज डेड। राहुल गांधी ऐसे नेता विपक्ष हैं जो चीन की भाषा बोलते हैं कि हमारे सैनिकों को चीनी सैनिकों ने पीट दिया। ये राहुल गांधी विपक्ष नेता है। देश को कमजोर करना राहुल गांधी का स्थायी भाव। राहुल गांधी नहीं होते तो देश में चर्चा कहां होती कि 12 करोड़ से 34 करोड़ एलपीजी सिलेंडर है। और हर डिबेट में मैं सुनता हूं अंबानी अडानी के लिए बड़ा भला कर दिया मोदी जी, तो अंबानी अडानी का भला कर रहे हैं। भैया, न नीता अंबानी को फायदा होगा न प्रीति अडानी को फायदा होगा। जो रसोई गैस गई है ना, वो जो गरीब मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं, उनकी आंख में जो धुएं से रोशनी जा रही थी, उनकी रोशनी बचेगी। जो बड़ा आदमी है वो तो मजे में ही था। वो तो कोई कांग्रेस के समय में उसके यहां चूल्हा उस वक्त भी था, उसको तो उस वक्त भी मिलता था जब कांग्रेस के राज में एक एलपीजी सिलेंडर के लिए जाने किसकी सिफारिश लगवानी पड़ती थी। आज एलपीजी सिलेंडर वाला बोल के कहता है भैया खत्म हो गई क्या? कांग्रेस के राज में जहां हम खड़े थे वहां से आज कहां तक आगे बढ़े हैं, इसकी कल्पना करनी हो तो दुनिया के लोगों को सुनना चाहिए। क्योंकि भारत में तो एक बड़ा वर्ग है जो ऐसा विघ्न संतोषी हो गया है कि उसको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पे भी रघुराम राजन याद आते हैं। और रघुराम राजन बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उनका मतलब विद्वता का उनकी मैं कदर करता हूं। लेकिन वो भी मनमोहन सिंह की तरह फाइनेंस मिनिस्टर बनने के चक्कर में बेईमान हो गए और राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू में कहा 5% की इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है, 8.3% की इकोनॉमिक ग्रोथ उसके बाद हमारे देश ने लेकर दिखाई। भारत आज दुनिया की जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है, हम कोई अलग तो चलेंगे नहीं, उसमें सबसे बेहतर तरीके से अपनी स्थितियों को मैनेज कर रहा है। 1.5 महीने के भीतर 36,000 मीट्रिक टन से अगर 54,000 मीट्रिक टन डोमेस्टिक गैस का प्रोडक्शन हो गया, तो क्या ये किसी सरकार की मंशा नहीं दिखाता है? उनकी वो क्षमता नहीं दिखाता है? मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि हमारे देश में बहुत सी चीजें आजादी के बाद से लेकर 90 तक सोशलिस्ट नेहरूवियन पॉलिसी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे देश में उद्योग और उद्योगपतियों को गाली देकर, उद्योगपतियों से चंदा लेना है, उद्योगपतियों के साथ रहना है, सब कुछ करना है, लेकिन उनको गाली देकर डिबेट शुरू करनी। और मैं फिर कह रहा हूं, लाखों करोड़ों लोग जो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पाते हैं उनको अपमान करने की कोशिश होती।
और ये जो पीवी नरसिम्हा राव की जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसको खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने जो कुछ किया उसको मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए पूरी तरह शीर्षासन कराने की कोशिश की। अब आप तो लक्ष्मण जी, चूंकि मैं भी बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, आप तो बिजनेस चैनल में हैं, लगातार आप रिपोर्ट करते हैं, आपको ध्यान में होगा ना, ताल कटोरा कांग्रेस का अधिवेशन, एक सिलेंडर और दे दीजिए, एक सिलेंडर और दे दीजिए, सब्सिडी वाला एक सिलेंडर और दे दें, इस पर पूरी कांग्रेस की कार्य समिति ताली बजा रही थी। ये था 1200 का सिलेंडर मिलता था, झूठ बोल रहे हैं कि 450 का सिलेंडर मिलता। और उस वक्त स्थिति ये थी कि कुछ भी करने से पहले देश का भरोसा कितना टूटा हुआ था कि फ्रेजाइल पॉलिसी पैरालिसिस अपनी बात पूरी करी हर्षवर्धन दुनिया के लोगों के लिए और भारत के उद्योगपतियों के लिए। भाई यहाँ प्रवचन कब तक चलेगा भाई साहब? हाँ ठीक है, एक मिनट आप लोग के पास आऊंगा। प्रवचन नहीं, जो बातें कही उस पर थोड़ा सा मैं आशुतोष जी का रिएक्शन ले लूँ। आशुतोष जी, एक जो बात इन्होंने कही, कंपेयर किया हर्षवर्धन जी ने पहले की सरकार, पहले की आर्थिक नीतियों के, अभी की सरकार, अभी की आर्थिक नीतियों की। दूसरी बात कि भारत की स्थिति को समझना है आपको, तो बाहर के लोग भारत के बारे में क्या कह रहे हैं उससे आप समझिए, और मौजूदा हालात में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारे देश की सरकार ने स्थिति को बेहतर संभाला है। देखिए लक्ष्मण जी, आप रंगराजन की बातों को मत मानिए, लेकिन कम से कम आप अरविंद सुब्रमण्यम की बातों को तो मान लीजिए, जो इसी सरकार के अंदर मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। उनका खुद का कहना है कि जो डेटा हमारे पास दिए जा रहे हैं वो फॉक्ड हैं, यानी इनको बहुत ज्यादा संदेह कर सकते हैं। जॉबलेस ग्रोथ की बात वो कर रहे हैं। आपके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें जो अनिवन है उसके बारे में बातचीत करें तो कम से कम उनकी बात ही मान लीजिए। रंगराजन तो खैर वैसे भी बहुत तेज आदमी तो है नहीं, बहुत ही मीडियोकर किस्म के आदमी है जो वहां पहुंच गए हैं। उनको बहुत भाव देना नहीं चाहिए। हम लोग पता नहीं क्यों बहुत भाव देते हैं उनको, बट कम से कम अरविंद सुब्रमण्यम की बात को मान लेना चाहिए। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है एक सवाल का जवाब जो सरकार को देना चाहिए कि आपका रुपया 97 क्यों होता जा रहा है। सीधा सा बुनियादी सवाल ये है। 97 क्यों? जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दी सौंपी, तब हमारा रुपया 61.04 था। 37% हमारा रुपया गिरा है, 37%, बल्कि और ज्यादा ही। 61 से लेके हम 57 तक पहुंचने की स्थिति में अब 40% के आसपास हो रहा। यह गिरावट क्यों है, इसका जवाब कोई नहीं देना नहीं चाहता और इस पर कोई बात भी करना नहीं चाहता। और दूसरी बात जफर साहब देंगे जवाब। दूसरी बात यह है कि हम बार बार ऑयल बॉन्ड के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं और उसको एक बहाने के तौर पर लेके आते हैं। कितना ऑयल बॉन्ड का प्राइस कितना था? 1,34,000 करोड़ जो उसका प्राइमरी अमाउंट था। उस पर इंटरेस्ट कितना लगा था? 1,70,000 करोड़। 20 साल में देना था 3,23,000 करोड़, ये टोटल था। और जब मार्च 2020 में पेट्रोल $30 पर बैरल मिल रहा था, तब भी इस देश के अंदर 90 रुपए के ऊपर ही पेट्रोल दिया जा रहा था। तो 3,23,000 करोड़ तो बहुत पहले पूरे हो चुके सरकार को। अब तो तकरीबन 30 लाख से ज्यादा करोड़ वसूले जा चुके हैं आम आदमी से। तो सरकार ये ऑयल बॉन्ड के पीछे क्यों छुपती, मुझे आज तक समझ में नहीं आया इस बारे में। दूसरी बात, ऐसा कहने की कोशिश की जाती है जैसे कि वाजपेयी जी के जमाने में क्वाड्रिलेटरल रोडवेज का जो सिस्टम था, उस अभी बेचारे खंडूरी जी की मृत्यु हुई है हाल में, एक दिन पहले बल्कि हुई है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मनमोहन सिंह के जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई डेवलपमेंट ही नहीं था, उनका नहीं थी। ये जो बातें कही जाती, मुझे लगता है कि ऑयल बॉन्ड वाला आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, जिस पे मुझे लगता है कि इस पे एक बहस करनी चाहिए। हाँ, एक मिनट और मैं और कुछ और डेटा आपको दे देता हूं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वदेशी बनाने की जो कोशिश की जा रही है, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ये जो नारे हैं, ये नारे इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि इसी नारों की वजह, समाजवादियों की वजह से, जो अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी तो उसने देश को चौपट किया, देश का नुकसान किया है। हम इस कंफ्यूजन में है। उसको समाजवादी इकोनॉमी से जोड़ना पता नहीं कितना समझदार, कितना अच्छा तार्किक होगा, मुझे समझ में नहीं आया। वैसे मैंने आरएसएस के इकोनॉमिक विजन को बहुत गंभीरता के साथ पढ़ा है। वह स्वदेशी का जो उनका जो कॉन्सेप्ट है, वो मुरली मनोहर जोशी भी खूब जम के बोलते थे और तमाम लोग बोलते थे। मैं जानता हूं कितने कंफ्यूजन है इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर,
आपका मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट 2025-2026 में 333 बिलियन डॉलर का है। पिछले ही साल आपका जो इंपोर्ट है वो 17% की गति से भागा है, और कितना रिकॉर्ड 775 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट आपका हुआ है, और आपका एक्सपोर्ट 442 बिलियन डॉलर का है। जब तक आपकी इकोनॉमी इंपोर्ट लेड की जगह से एक्सपोर्ट लेड नहीं होगी, और जब तक आपका एफपीआई जिसे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो पिछले 5 सालों में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2026 में अब तक 2 लाख करोड़ बाहर से बाहर जा चुका है, 2025 में 1,66,000 करोड़ बाहर जा चुका है, 2022 में 1,30,000 करोड़ बाहर जा चुका है, 2021 में 1,34,000 करोड़ बाहर जा चुका है। तो इसका मतलब जो एफआईआई हैं उनको भारत में इंटरेस्ट नहीं है, इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव नहीं लगती है, और कोई बिजनेसमैन जो अगर 2 पैसे लगाएगा और 3 पैसे अगर नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात अपना पैसा यहां नहीं लगाएगा। तो क्यों पैसा यहां नहीं लगाना चाहते, इस पर बहस होनी चाहिए। आपने कुछ नारेबाजी में चले जाते हैं।